लीजिए भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये पूछ रहे हैं कि नीम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नीम। तो ये बायोलॉजी से आपका संबंधित है। तो इन चार विकल्प में से ना आपको एक ऑप्शन दिया गया है, उनको हम जानते हैं कंपाउंड लीव्स के रूप में, कंपाउंड पत्तियों के रूप में। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर जी, ये जो कंपाउंड लीव्स होती हैं इनके बारे में आप मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये क्या होती हैं। कंपाउंड लीव्स आपकी वो पत्तियां होती हैं जिसकी जो लीफलेट्स होती है ना, ये लीफलेट्स आपकी सेंट्रल एक्सिस के दोनों साइड पर आपको देखने के लिए मिलती है। और ये कैसी लगती है, जैसे कि ये ना कोई फैदर हो। फैदर से रिजेंबलेंस करने वाली ये पत्ती आपकी सेंट्रल एक्सिस के दोनों छोर पर नजर आती हैं। इन्हीं को हम कंपाउंड लीव्स के रूप में जानते हैं। तो ये है आपका पिनेटली। ये आपका नीम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, नीम के बारे में इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, तो आप लोगों से इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है। बहुत ही अमेजिंग साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। आजादी रश्ता, आजादी रश्ता इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नाम है। तो इसको लेकर ये आप लोगों से सवाल पूछ लेता है। तो नीम के पेड़ के अंदर आपको ये जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स है ना, ये देखने के लिए मिलती हैं। जिसका मतलब ये है कि जो इसकी पत्तियां है ना, वो आपकी मल्टीपल लीफलेट्स के कॉम्पोजिशन से बनी है, जो कि मिड रिप के अलोंग आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो इसको याद रखेंगे। अब देखो, यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन इन्होंने यूज किए हैं। जैसे कि एक ऑप्शन इन्होंने यूज किया है पामेटली का। पामेटली भी आपकी कंपाउंड लीव्स होती हैं, जिनके अंदर आपके लीफलेट्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, रेडिएट होते हैं बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ रेडिएट हो रहे होते हैं एक सिंगल पॉइंट से। तो इनको पार्लियामेंट्री कहा जाता है। कांटे, आपको पता ही है, कांटों को लेकर कल को सवाल पूछा जाए। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये जो स्पाइन्स होते हैं, ये जो कांटे होते हैं, ये क्या होते हैं। तो इनको आप मॉडिफाइड लीव्स की कैटेगरी के अंदर डालेंगे, या फिर पार्ट ऑफ लीव्स की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। जैसे कि आपका स्टिपुल्स होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ऐसे ही यहां पर इन्होंने एक ऑप्शन दिया है टेंड्रिल। टेंड्रिल को लेकर भी कई सारी आपकी चीजें पूछ ली जाती हैं। टेंड्रिल क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड स्टम बोल दीजिए, स्पेशलाइज्ड लीफ बोल दीजिए। तो इन्हें हम टेंड्रिल के रूप में जानते हैं। तो ये आपका किसी भी पौधे को जब वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो उनको क्लाइंबिंग सपोर्ट अटैच करने की में हेल्प करता है। ठीक है। तो बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल था। अगला सवाल देखेंगे। आशा भोसले जी को 2022 में किस फिल्म के लिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला श्रेणी में मिला था। अम, थोड़ा सा पुराना सवाल है, लेकिन होता क्या है, हमारे देश के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को लेकर अगर उन्होंने कभी भी अपना किसी भी बड़ी ख्याति को प्राप्त किया होता है, तो सवाल पूछता है। आप लोगों को पता होगा कि एक मूवी आई थी लगान नाम की 2001 में। तो ये एक बहुत बड़ी हिट थी। और किसके द्वारा डायरेक्ट करी गई थी, इसके डायरेक्टर कौन थे, इसके डायरेक्टर थे आशुतोष। ठीक है। इनका भी बहुत ज्यादा आपने जिक्र सुना होगा, आशुतोष करके आपने देखे होंगे। आशुतोष गाविरकर इनका नाम है। तो इसमें आमिर खान थे लीड रोल में, और आमिर खान ने इसको प्रोड्यूस भी किया था। तो बड़ी फिल्म थी। तो आशा भोसले जी ने इस मूवी को लेकर 2022 के अंदर बेस्ट प्लेबैक सिंगल फीमेल कैटेगरी के अंदर, वो वाला गाना नहीं है, राधा कैसे न जले, वो वाले गाने को लेकर इनको अवार्ड दिया गया था। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाता। भारत में मानसून की अवधि क्या है। देखो, मानसून वाला टाइम आपका लगभग स्टार्ट हो चुका है। अगर जिस दिन ये वीडियो बन रही है उस दिन की मैं बात करूं, तो ये ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। तो मानसून सीजन इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज टिपिकली आपका 100 से 120 दिन तक आपको नजर आता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि कब शुरू होता है, तो ये शुरुआती जून के महीने से आपका स्टार्ट होता है, और इसको आप सितंबर के लास्ट तक कंटिन्यू देखते हैं। तो इसमें काफी हैवी रेनफॉल होती है, जो कि साउथ वेस्ट जो विंड्स होती हैं उनके द्वारा ये लाया जाता है। तो याद रखेंगे, 100 से 120 दिन के लिए ये आपका नजर आता है, और हमारे देश की कृषि के लिए ये अपना एक क्रूशियल रोल भी प्ले करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदानों को बनाने वाली नदियों में से विषम को चुने। आप ऑड वन आउट करिए उन रिवर को जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर नजर आती हैं। पहला इन्होंने इंडस दिया है। इंडस इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न प्लेन में आपको नजर आती है।
ब्रह्मपुत्र भी आपको उधर ही नजर आती है, गंगा भी उधर नजर आती है। अब ये आपका ऑप्शन बचा, क्या ये ऑड वन नहीं हो गया भाई? तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है ना भारत की, लेकिन ये आपका नॉर्दर्न प्लेट्स को गठित करने में या फॉर्म करने में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देती है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से होकर गुजरती है? ये महाराष्ट्र राज्य से आपका होकर निकलती है, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों को कंट्रीब्यूट करती है डेक्कन प्लेटो के अंदर। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमें याद रखना है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में इन चार विकल्प में से क्या मेंशन है? तो यहां पर इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहता ना। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आपका यहाँ पर नजर आता है स्टेटमेंट। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको सिग्निफिकेशन पता चलता है कि इंडिया एक सिंगल एंटिटी है, जो कि एक यूनियन है राज्यों का, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 2023 तक भारत में सबसे लंबी कूद का रिकॉर्ड किसके नाम है? लॉन्गेस्ट लॉन्ग जंप इन इंडिया 2023 तक, तो देखो उस समय पर ये आपको एक नाम यहाँ पर नजर आएगा, जैस्विन एल्ड्रिन। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, तो इनको लेकर ये चर्चा में था। इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर इन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया था, तो याद रखेंगे इसमें। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे कि लॉन्ग जंप वाला यहाँ पर टर्म दिया है ना, कि ये जो लॉन्ग जंप है, ये बताइए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में आपका कब से इसको इंक्लूड किया गया? तो ये 1896 से ही इंक्लूडेड है भाई। ठीक है, पुरुषों के लिए 1896 से आपका ये इंक्लूड कर लिया गया था। और हो सकता है कल को आपसे पूछ लें कि महिलाओं को लेकर इसको कब इंक्लूड किया गया था, तो 1948 आपको याद रखना है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस घटना का नाम बताइए जिसमें प्रकाश आप अपारदर्शी वस्तुओं के चारों ओर मुड़ता है। उस फिनोमेना का नाम बताइए वेयर लाइट बेंड्स अराउंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। आप लोगों को आपके फिजिक्स के अंदर एक फिनोमेना पढ़ाया जाता है जिसको प्रकाश का विवर्तन या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना के अंदर जहां पर जो लाइट वेव्स होती है ना, आपके किसी भी कोई भी अगर उनको नैरो एपरेचर्स नजर आ रहा है, तो उस ऑब्स्टिकल के वो राउंड में स्पेस आउट हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है। तो यहाँ पर इस फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है? ये वो घटना है जहां पर जो लाइट होती है वो क्या करती है, वो बाउंस बैक करती है, उसको हम रिफ्लेक्शन कह देते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण को लेकर कई बार आपके सवाल पूछे गए कि बताइए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या है? आपतन कोण या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका वो एंगल होगा जो कि इनकमिंग लाइट, ये इनकमिंग लाइट है, और आपका जो नॉर्मल होगा सरफेस के बीच में, इसके बीच में बन रहा होगा, इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन्होंने दिया है। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल होता है जो रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल के बीच में, इमेजनरी लाइन के रूप में इसको देखता है। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 किससे संबंधित है? पार्ट 5 किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ कार्यपालिका से संबंधित है यार। 52 से लेकर 72 के आपके आर्टिकल इसी पार्ट नंबर 5 में आते हैं। और जो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, इसमें आपकी क्या क्या चीजें नजर आ जाती हैं? इसमें हमारे देश के प्रेसिडेंट आपको नजर आ जाता है, इसमें हमारे देश के आपको वाइस प्रेसिडेंट नजर आता है, इसमें आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये आपको नजर आ जाते हैं। और साथ में आपको याद रखना है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको एग्जिस्ट नजर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मार्च 2024 तक भारत का वैधानिक दूरसंचार बाजार में कौन सा स्थान था? अलग अलग आपकी लिस्ट आती रहती हैं, उन लिस्टों में भारत की पोजीशंस आप लोगों को याद रखने के लिए बोला जाता है। तो इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में विश्व स्तर पर 2024 तक भारत की जो पोजीशन है वो आपसे पूछी गई है। तो भारत इसमें दूसरे नंबर पर पहुंच गया था। ऐसी किसी भी रैंकिंग वगैरह को आप लोगों को अच्छे से क्या करना है, ध्यान रख लेना है। ऐसी कई सारी करंट अफेयर के अंदर टॉपिक्स में मैं चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष में शुरू करी गई थी? नेशनल यूथ पॉलिसी को लॉन्च करा गया था कब? देखो आसान है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स
के द्वारा ये एक नेशनल यूथ पॉलिसी को लाया गया था 2014 में। इसका उद्देश्य यही था कि देश का जो युवा है उसको एम्पावर किया जा सके, सो दैट कि वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सके, नेशन का डेवलपमेंट उससे हो सके। तो 2014 में लाया गया था इसको। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बेलगांव सेशन ऑफ द आईएनसी इन 1924? तो इसमें महात्मा गांधी जी का नाम याद रखिएगा भाई। इन्होंने अध्यक्षता करी थी बेलगांव के सेशन के अंदर, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इस सेशन को गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, और ये एकमात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसमें गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। तो कर्नाटक के बेलगांव में इसका आयोजन कराया गया था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अली अकबर खान क्या चीज बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अली अकबर खान को लेकर पूछा जा रहा है ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आपके संबंधित है। पिछली वाली क्लास के अंदर भी मैंने इनको लेकर आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, ये सारूद से संबंधित है। पिछली क्लास में इनको लेकर मैंने आपसे पूछा था कि ये कौन से घराने से है, आई होप आप लोगों को याद होगा। तो इनको इंपॉर्टेंट अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं, पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है। ये दोनों इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स आपको पद्म कैटेगरी के अली अकबर खान के द्वारा प्राप्त करे जा चुके हैं। तो याद रखेंगे ये सारूद वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑनलाइन विवाद समाधान हैंडबुक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन से सही है वो बताना है। पहला इन्होंने दिया है कि इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी कि ये जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करेक्ट करेगी? गलत है ना ये। इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, इसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा लॉन्च करा गया। तो ये वाला गलत था भी, पहला वाला स्टेटमेंट। इस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अदालतों के बाहर मामलों को डिजिटल तकनीकी और वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकों जैसे बातचीत, मध्यस्थता और पंचायती समाधान के माध्यम से हल करता है। बिल्कुल ठीक है। आईसीटीसी का विकास और इंटरनेट का बढ़ा हुआ उपयोग ओडीआर के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी ठीक है। तो ये ओनली 2 और 3 वाला जो ऑप्शन था ये करेक्ट जाता भाई इसमें। ठीक है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। कोई भी अगर नई कोई इनिशिएटिव किसी मंत्रालय के द्वारा ली जाती है तो उनका उद्देश्य, उसमें क्या क्या हो रहा है, वो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ऐसी बातें आप लोगों के साथ मैं सेशंस के अंदर करता हूं जो करंट अफेयर वाले आपको कराया जाता है। लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचा, जिसको द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के आप से नाम से जान रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में इन इंडिया पोस्ट द अमेंडमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग 4 years? FITF फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में। रट लीजिएगा इसको। और इसको लाने के समय में जो एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था वो इस आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके इसको लाया गया था। तो इसके अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई आरबीआई आरबीआई को मेंटेन करना चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी को, सो दैट के जो ग्रोथ है वो भी मेंटेन रहे और प्राइस स्टेबल भी रहे। तो ये आपको याद रखना है। तो 2016 में लाया गया था इसको। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2022-23 के वार्षिक बजट में आसरा पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ आवंटन किए? हर राज्य सरकार के भी देखो बजट वगैरह आता है, मुझे पता है कि हर राज्य सरकार के बजट नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनके बजट के अंदर अगर किसी स्कीम को स्पेशली वो कोई बड़ा फंड दे रहे हो तो आप लोगों को याद रखना है। ये आसरा पेंशन स्कीम के अंदर इन्होंने 11,728 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ये तेलंगाना सरकार है, याद रखेंगे। अलग अलग राज्य सरकारों के बजट रिलेटेड क्वेश्चंस में कराता हूं आपको अपनी करंट अफेयर की क्लासेस में। अतला तड्डी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? क्या नाम है इसका? अतला तड्डी। तो ये एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है जिसको मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट करा जाता है। तो यहाँ पर महिलाएं और जो लड़कियां होती हैं वो अपने हस्बैंड्स और अपने फाइनेंस की बड़ी उम्र के लिए सेलिब्रेट करती हैं, कामनाएं करती हैं। ये करवा चौथ जैसा है, इसको अटला टड्डी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेगापॉड केकड़ा खाने वाला मकाक, निकोबार कबूतर, विशाल डाकू केकड़े जैसी प्रजातियों का घर है? मैं देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर दिखने वाले आपके नेशनल पार्क की डिटेल आप लोगों को पढ़ाई जाती है। अब ग्रेट निकोबार वाले रीजन के अंदर आपको एक नेशनल पार्क नजर आता है जिसको कहा जाता है कैम्बल बे नेशनल पार्क। यहाँ पर ये सारे के सारे आपको जो स्पीशीज है वो देखने के लिए मिलते हैं।
इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा रिच है, कई सारे यूनिक स्पीशीज इसमें आपको नजर आ जाएंगे। ये जो आपका मेगापॉड है ये नजर आएगा, क्रैब ईटिंग मैक्विक नजर आएगा, निकोबार पिजन, ग्रेट रॉबर क्रैब, ये सारी इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इसमें कैम्बल बे नेशनल पार्क करेक्ट होता है। स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित किस वर्ष में लागू हुआ था? परमानेंट सेटलमेंट को लेकर पूछ रहे हैं, इतना आसान आपको सवाल लगेगा। लॉर्ड कॉर्न वॉलिस के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में, याद रखिएगा। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जो लैंडलॉर्ड थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट था कि भाई आपको जमीन से एक फिक्स रेवेन्यू देना पड़ेगा। और इसको प्राइमरली जो इंप्लीमेंट किया गया था वो कहां कहां पर करा गया था? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? यार इस वाली शिफ्ट के अंदर काफी आसान सवाल आए हैं। भाग नंबर 9 आपका पंचायती राज या फिर पंचायतों से आपका संबंधित है ना, एसोसिएटेड होते हैं। तो आर्टिकल 243 में आपका 243 ओ तक आपका जितने भी प्रोविजन है वो पंचायतों के साथ आपका डील करता है। एक और सवाल पूछा जाएगा कि इसको कौन से संवैधानिक एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 के जरिए इसको ऐड किया गया था। इसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसको फंक्शनिंग, उसकी स्ट्रक्चर, उनके क्रिएशन का डिटेल्ड फ्रेमवर्क दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? अगेन एकदम आसान सवाल है, इसको खानवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, द बैटल ऑफ खानवा। 1527 राणा सांगा और बाबर को लेकर। बाबर के भारत में आने के बाद कई सारे युद्धों को आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये आपका 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। राणा सांगा जो कि मेवाड़ राज्य से आपके संबंधित थे। बाबर इसमें जीत जाता है, जिसके बाद नॉर्थ इंडिया के अंदर बाबर अपनी पावर को कंसोलिडेट करता है। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ खानवा यहां पर आपको याद रखना था। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेदिक कबीले के 3 भागों में से एक नहीं था? ऋग्वेदिक ट्राइब के सेक्शन में से नहीं था इन 4 में से। जब आपको ऋग्वेदिक काल के बारे में सारे के सारे सेक्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है तो आप लोगों को बताया जाता है किसके बारे में? ब्राह्मण के बारे में, यानी कि प्रीस्ट के बारे में, वॉरियर्स के बारे में यानी कि योद्धाओं के बारे में जिनको क्षत्रिय कहा गया, वैश्यास जिनको ऑर्डिनरी लोग यानी कि वैश्यास के रूप में जो मार्केट वगैरह देखते थे। इसमें कारीगर वैदिक जो ट्राइब थी उसका सेक्शन नहीं था, ये कंसिडर नहीं करे जाते थे, एक सेपरेट क्लास हुआ करते थे ऋग्वेदिक सोसाइटी के अंदर। तो इसको आप लोग इसमें नहीं देखते, उन्होंने नहीं देखने वाला ही पूछा था तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन का है, इसमें कथन ही नहीं दिया यार। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार साइड कर देता है, कथन शायद मेरे से मिस हो गया है। भारत के किस राज्य में होजागिरी नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है? कौन सा नृत्य? होजागिरी डांस। पहले इस पर सवाल पूछा जा चुका है। एक कम्युनिटी का नाम याद रखिएगा, कम्युनिटी है आपकी रियंग कम्युनिटी। ये कम्युनिटी इसको क्या करती है? आपका सेलिब्रेट करती है और इस कम्युनिटी का संबंध पूरा राज्य से है। इसमें महिलाएं और जो लड़कियां होती हैं वो अपनी बैलेंस और कोऑर्डिनेट करने का जो स्किल है उसको उसमें दिखाती हैं। तो याद रखेंगे, इस ट्राइब का नाम हो सकता है देकर ये पूछ लें कि बताइए ये कौन से राज्य से है? तो रियांग कम्युनिटी त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया की दर प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थ की सांद्रता की पहली शक्ति के सीधे अनुपाती होती है, उसे क्या कहा जाता है? A chemical reaction in which the rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of the reacting substance is called। आपको अलग अलग प्रकार से रिएक्शंस के प्रकार पढ़ाया जाता है, और जब कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तो ये आपकी वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहां पर उस रासायनिक अभिक्रिया की जो रेट है, जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर के। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो रेट है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है किससे? उस कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी एक प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। 2024 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? मुंबई में आयोजित किया गया था। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कबड्डी की जब कभी भी बात होती है तो पंजाब और देश के अलग अलग राज्यों के अंदर ये आपका बहुत ज्यादा फेमस है। और याद रखेंगे इसको, इसको लेकर अगर कभी भी कोई चीज आपसे पूछ ले तो मुंबई में आयोजन हुआ था भाई इसका।